हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट 4 का एक नया टॉपिक, दैट इज करप्शन। हम जानेंगे कि उसके क्या रीजंस हैं जिस वजह से करप्शन जैसी सोशल एविल आज के एरा में बहुत तेजी से फैल रही है, इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी पे और क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट ने लीगली वे से उठाए हैं इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि करप्शन होती क्या है। हम में से मैक्सिमम ऑफ पीपल ने इस चीज को एनकाउंटर किया होगा, करप्शन इन अ वन वे और अदर। जब कोई इंसान अपनी पावर का मिस यूज करता है फॉर पर्सनल गेन, अपने खुद के फायदे के लिए। अब प्राइवेट और पर्सनल गेन में सिर्फ सेल्फिश बेनिफिट नहीं आता, उसमें फैमिली का बेनिफिट, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, वो बेनिफिट भी इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो जब कोई इंसान अपनी पावर जो उसे मिलती है बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन इन गवर्नमेंट और इन एनी टाइप ऑफ सेटअप दैट इज प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, जो समाज में उसकी पोजीशन है, उसकी वजह से जो पावर उसे मिली है, जब उसका वो मिसयूज करता है अपने खुद के फायदे के लिए, तो उसे कहा जाता है करप्शन। तो हम जानते हैं पहले इसके डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग द करप्शन इज डिफाइंड एज द मिसयूज ऑफ एंट्रस्टेड पावर। वो पावर दैट इज बिकॉज ऑफ द पोजीशन इन द सोसाइटी, ठीक है। द पावर जो उस इंसान को मिली है उसकी पोजीशन की वजह से, जो समाज में उसकी यू कैन से वैल्यू है, उसकी वजह से जो उसे पावर मिली है, जब वो उसका इस्तेमाल करता है खुद के पर्सनल गेन के लिए, प्राइवेट गेन के लिए, फाइन, तो दैट इज कॉल्ड करप्शन। अब करप्शन जो है उसका बहुत ही इंपैक्ट है हमारी सोसाइटी में। जो सबसे पहला आ जाता है दैट इज इट इरोड्स ट्रस्ट, जो विश्वास है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी पब्लिक सेक्टर की एक पोजीशन पे है, सपोज डॉक्टर है, पुलिस है, अगर वो अपनी पावर का इस्तेमाल पर्सनल गेन के लिए कर रहा है, तो जिनके लिए, क्योंकि एवरी पर्सन इन द गवर्नमेंट सेक्टर इज कॉल्ड एज अ पब्लिक सर्वेंट, कि वो लोगों की सेवा के लिए वहां पर है। अगर लोगों के लिए जो चीजें बनी है उसका वो यूज कर रहा है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो लोगों का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं इरोड होता है। नेक्स्ट, इट लीड टू द वीकेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जब भी करप्शन गवर्नमेंट में होती है, जब लीडर्स अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग खुद अपने लीडर्स को चुनते हैं और उन्हें चुना जाता है ताकि वो लोगों की भलाई के लिए कदम उठा सके, उनके बेनिफिट के लिए काम करें। बट जब वो पावर में आते हैं, दे यूज देयर पावर फॉर देयर पर्सनल गेन। तो जो डेमोक्रेसी का मेन जिस्ट है, जो डेमोक्रेसी का मेन एम है, वो वीक हो जाता है। कि बनाई गई थी गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, लेकिन वो किसको फायदा दे रही है? सिर्फ कुछ लोगों को जो कि पावर में है। इट ऑल्सो हैम्पर्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे हैम्पर करती है? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं करप्शन में, कुछ पावरफुल और यू कैन से कि मनी माइंडेड लोगों के ही यूज के लिए, उन्हीं के पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज होते हैं। लार्जेस्ट सोसाइटी जो है वो उनसे वंचित रह जाती है, उन्हें वो बेनिफिट जो है टारगेट बेनिफिशरीज तक नहीं पहुंचते। अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स लगाई हैं, निकाली हैं हमारे सोशल एविल्स को निकालने के लिए, जैसे पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे देश में स्टिल ये जो सोशल एविल्स हैं। क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस करप्शन। क्योंकि कहीं ना कहीं स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन में प्रॉपर जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, और करप्शन की वजह से जो बेनिफिट्स है वो टारगेट बेनिफिशरीज तक नहीं पहुंच पाता। जिन लोगों के लिए वो चीजें बनाई गई हैं, जो पैसा एलोकेट हो रहा है, वो उन टारगेट पॉपुलेशन तक नहीं पहुंचता। तो इट लीड्स टू द हैम्पर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आज के एरा में, क्योंकि पूरा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, हर कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंटर रिलेटेड है, एक कंट्री कभी भी आइसोलेटेड नहीं रह सकती। तो डेवलपमेंट के लिए हमें इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज से भी चाहिए। और फॉरेन कंट्रीज जो है, जब वो देखती है कि पर्टिकुलर कंट्री में करप्शन बहुत ज्यादा लेवल पर है, तो वो वहां इन्वेस्ट करने से भी पीछे हटती हैं। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो जाती है, और जो इन लार्जर एक्सटेंट लेती है रूट टू द लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फाइन। अब हम जानेंगे कि करप्शन कौन से टाइप्स की होती है। ब्रॉडली करप्शन 2 टाइप्स की है। वन इज कोलसिव एंड अदर इज कोअर्सिव। कोलसिव गवर्नमेंट करप्शन क्या होती है? जब 2 पर्सन्स अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों के बेनिफिट के लिए करप्शन का रूट पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन फॉर गेटिंग एन एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज, उसके पास
एग्जाम्स में उतने रैंक नहीं आया है, मार्क्स उतने नहीं है, तो ही अप्रोचेस द डीन ऑफ अ कॉलेज और उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो उसे कुछ ब्राइब देता है एंड इन रिटर्न जो डीन है उन्हें एक सीट प्रोवाइड कर देते हैं अपने कॉलेज में। तो दिस वाज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे दोनों के बेनिफिट के लिए दोनों ने एक दूसरे से बात करके करप्शन का रूट जो है चुना फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ। तो हो गया वो कोलेसिव गवर्नमेंट। लेकिन कोर्सिव करप्शन में क्या होता है, जब एक पर्सन को जो है फोर्स किया जाता है करप्शन के लिए कि उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी है, उसने पेपर क्लियर भी किया है, मार्क्स भी है, बट स्टिल ब्राइब उससे मांगी जा रही है, ही इज फोर्स टू डू करप्शन, तो वो आ जाता है कोर्सिव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर्स में कभी भी कहीं पे भी कुछ लीडर्स जो है इस चीज के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं जनरल पब्लिक को, तो ये आ जाता है कोर्सिव करप्शन के अंडर। कोलेसिव जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं अपने, यहां पे भी बेनिफिट हो रहा है बट एक का, दूसरा पर्सन जो है जो ब्राइब दे रहा है ही इज फोर्स्ड टू डू दैट। फाइन, सो दीज आर टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ करप्शन। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ करप्शन। अब करप्शन होने का क्या रीजन है हमारी सोसाइटी में, क्यों ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है? तो सबसे पहला रीजन आ जाता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट या कोई भी पब्लिक ऑफिस जो भी स्टेप्स उठा रहा है, जो भी काम कर रहा है, वो एकदम ओपन वे में करे, उसके हर यू कैन से कि प्रोसीजर का जो क्लैरिफिकेशन है वो जनरल पब्लिक के पास हो। जब कभी इस चीज की लैकिंग होती है तो उसकी वजह से करप्शन जो है के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जब एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होती है, प्रॉपर वे से नोटिफिकेशन आउट हो रही है, देन देयर इज अ रिटन टेस्ट, देन देयर इज अ इंटरव्यू, और पूरी प्रॉपर स्क्रूटनी हो रही है, जनरल पब्लिक को पूरा नॉलेज है प्रोसेस का, देन देयर इज वेरी लेस चांसेस ऑफ करप्शन। बट इन केस जहां पर नहीं ये पब्लिक को क्लियर किया जाता कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस का क्या तरीका है, किस बिहाफ पे लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है, कोई क्राइटेरिया नहीं फाइनलाइज किया जाता, तो ऐसी कंडीशन में बैकडोर एंट्रीज होना बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में हो जाती है करप्शन। सो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द करप्शन। नेक्स्ट आता है वीक इंस्टीट्यूशंस एंड इनइफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क्स। ये जो करप्शन सोशल एविल है, इसे रोकने का, इसे रेगुलेट करने के जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। पूरा तरीका नहीं है कि अगर कोई इंसान के साथ करप्ट एक्टिविटी वो देख रहा है तो वो कहाँ जाके अप्रोच करे, किस तरह से जो है लीगल जो बेनिफिट्स हैं उसके पास, उसका कैसे वो यूज करे, उसकी वजह से भी जो है करप्शन ऑन राइज है। नेक्स्ट आता है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। अब देखिए, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस का बेनिफिट लेना हो तो जब तक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट में एंट्री नहीं हुई थी, तब तक ऑफिसेज में जाकर उस फैसिलिटीज का जो बेनिफिट लेने के लिए जाना पड़ता था ऑफिसेज में, और एक सर्विस के लिए कम से कम 10 से 15 चक्कर तो मिनिमम लगते ही थे। अगर किसी इंसान को आज कनेक्शन लेना है वाटर सप्लाई का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का, तो ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स लग जाते थे। जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो चक्कर है, वो बहुत ही ज्यादा इलोंगेटेड प्रोसेस हो जाता था। उस वक्त एक इंडिविजुअल क्योंकि लैक ऑफ टाइम की वजह से सोचता है कि अगर थोड़े से पैसे देने से उसकी जो सर्विस है उसे जल्दी मिल जाएगी तो इट इज बेटर। तो जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है कि जो यू कैन से कम्बरसम प्रोसेस है सर्विसेज को अवेल करने के, वो भी एक रीजन होते हैं करप्शन के। नेक्स्ट आता है लो सैलरीज एंड इंसेंटिव्स। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है कि हर इंसान अपनी परफॉर्मेंस के लिए यू कैन से मोटिवेशन चाहता है, इंसेंटिव्स चाहता है, और जब किसी पर्सन को उसके काम का प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिलते, सैलरीज हाइक उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो जो पीपल हैं वो फोर्स होते हैं टू वर्क टुवर्ड्स करप्शन। फाइन, नेक्स्ट आ जाता है ओके नेक्स्ट आ जाता है विल मूव टुवर्ड्स कल्चरल फैक्टर्स। व्हाट आर द कल्चरल फैक्टर्स ऑफ करप्शन? ये जो माइंडसेट पीपल में बन जाता है कि हर कोई करप्शन कर रहा है तो हम भी कर लें, ठीक है, ये जो कि सब ब्राइब दे रहे हैं तो हम भी ब्राइब देके अपना काम जल्दी करवा सकते हैं, दैट इज द नोशन दैट एवरीवन डज इट। सब कर रहे हैं तो हमारे करने में क्या प्रॉब्लम है? बट इस वक्त ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि चेंज लाने के लिए एक स्मॉल स्टेप
उठाना जरूरी है। अगर यही माइंडसेट हमारी फ्रीडम के टाइम पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोचा होता तो हमें इंडिपेंडेंस कभी नहीं मिलती, कि कोई भी एफर्ट नहीं डाल रहा है तो हम क्यों एफर्ट डालें। आज की जनरेशन अगर ये माइंडसेट लेके चलेगी तो करप्शन को इरेडिकेट करना इज इम्पॉसिबल, कि सब कर रहे हैं तो हमें भी करना है। तो दैट इज, ये जो कल्चरली हमारी माइंडसेट में एनगल्फ्ड हो गया है, इसको करेक्ट करना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। विसल ब्लोअर कौन होते हैं? जो करप्शन होते हुए, करप्टिव एक्टिविटीज को होते हुए देखते हैं एंड दे जो उसकी इंफॉर्मेशन है डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज को जाके बताते हैं, उनकी रिपोर्ट करते हैं, दैट आर कॉल्ड विसल ब्लोअर्स। अब जब किसी इंसान ने देखा कि उसके सीनियर्स या जूनियर्स किसी तरह की करप्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं एंड वो जाके उसकी रिपोर्ट करते हैं अथॉरिटीज को, तो बहुत चांसेस हो जाते हैं उनको थ्रेट्स मिलने के, ठीक है, उनकी जान को भी बहुत खतरा हो जाता है। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं। तो इसीलिए उनकी जो प्रोटेक्शन है उन्हें प्रोवाइड करना इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि अगर उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो उन्हें किस तरह से मोटिवेट किया जाएगा कि अगर वो ऐसी एक्टिविटीज देख रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट करें, ठीक है। तो विसल ब्लोअर की जो इनएडुकेट प्रोटेक्शन है वो भी एक मेन रीजन है करप्शन का। नेक्स्ट इज सोशल इनइक्वालिटी। हमारे देश में इकोनॉमिक देखी जाए या सोशल वे में देखी जाए, इनइक्वालिटी इज ऑन अ लार्ज स्केल। जो ऑक्सफर्ड की स्टडी के हिसाब से भी पता चला है कि आफ्टर द कोविड जो रिच हुए हैं वो और ज्यादा रिचर हो गए हैं और जो पुअर हैं दे हैव बिकम मोर पुअरर, ठीक है। तो जो इनइक्वालिटी का जो मार्जिन है वो इंक्रीज हुआ है, और हमेशा जो हाई जो इन द यू कैन से ना जिनके पास पावर है वो हमेशा ये एंश्योर करते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो उनकी पावर को कभी ना ले पाए। वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं अपनी पोजीशन को, वो सोचते हैं कि बस वही उस पोजीशन को होल्ड करके रखे। तो ये जो इनइक्वालिटी है, इस केसेस में जिनके पास वेल्थ और पावर होती है वो उसका मिसयूज करके अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं और अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जब गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में इंटरफेयर करती है तो करप्शन होती ही होती है। जब वो एक एडमिनिस्ट्रेटर को ये फोर्स करती है कि उनके हिसाब से डिसीजन लिए जाएं, इसी वजह से बहुत से ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर्स के बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हो जाते हैं जब वो उनके हिसाब से डिसीजंस नहीं लेते, क्योंकि उनको डिसमिस तो नहीं किया जा सकता बिकॉज दे आर रिक्रूटेड फ्रॉम अ प्रॉपर यू कैन से स्टेप। तो उन्हें डिसमिस तो नहीं किया जा सकता, तो उन्हें क्योंकि उनके हिसाब से वो डिसीजन नहीं ले रहे तो उनकी ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है दैट इज ऑल्सो अ मेन रीजन ऑफ करप्शन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ करप्शन। तो फर्स्ट इज द लैक ऑफ क्वालिटी इन सर्विसेज। जो भी इंसान किसी सर्विस में करप्ट एक्टिविटी के थ्रू एंटर हुआ है, वो जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसकी क्वालिटी हैम्पर होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मेडिकल फील्ड, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू या प्रॉपर यू कैन से एग्जाम क्लियर करके ट्रेनिंग से किसी पोस्ट के लिए रिक्रूट होता है, तो वो जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा मोस्ट प्रोबेबली देयर आर चांसेस कि वो बहुत अच्छी होंगी। बट इन द कॉन्ट्रेरी एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने ब्राइब दे के वो सीट ली है, ठीक है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो जब वो मेडिकल सर्विस और जिस पोस्ट पे वो रिक्रूट हुआ है उस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल भी नहीं है, ही हैज गॉट दैट पोजीशन जस्ट बिकॉज ऑफ ब्राइब, तो वो जिस हिसाब की सर्विस प्रोवाइड करेगा उसकी क्वालिटी में यू कैन से कि उसकी क्वालिटी तो लैक होगी ही होगी, ठीक है। तो लैक ऑफ क्वालिटी इन सर्विसेज इज अ मेन इंपैक्ट ऑफ करप्शन। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ प्रॉपर जस्टिस। हमारे देश में वैसे भी जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा चलता है। अगर किसी को केस कर रहा है कोर्ट में तो इट टेक्स अबाउट 5-7 ईयर्स इज नॉर्मल, कि पूरा उसकी जो जजमेंट आने में इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो अगर किसी जो क्रिमिनल है वो फ्रॉम दैट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जिसके पास पावर भी है और वेल्थ भी है, तो वो इस प्रोसेस को और ज्यादा लंबा खींचता है और कहीं ना कहीं जो विक्टिम होता है उसको जस्टिस नहीं मिल पाती, क्योंकि जैसे कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि जितनी लेट जस्टिस मिलती है उसका एक तरह का मतलब ही है कि जस्टिस का नाम मिलना। तो जो करप्शन की वजह से है प्रॉपर जस्टिस भी नहीं मिल पाती, क्योंकि वेल्थ का पावर का यूज करके केसेस को लंबा खींचा जाता है, ठीक है। कभी पुलिस को इन्फ्लुएंस करके, कभी जो इंपॉर्टेंट एविडेंसेस होते हैं उनके साथ भी छेड़छाड़ की जाती है। हमने ऑलरेडी न्यूज में आपने बहुत से केसेस में के बारे में सुना होगा जिसका अभी तक प्रॉपर जो आप कहें कि पूरी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं प्रॉपर हो पाई है, ठीक। नेक्स्ट इज डिसरिगार्ड फॉर ऑफिशियल्स।
तो करप्ट एक्टिविटीज की वजह से जो ऑनेस्ट पर्संस होते हैं उनको भी प्रॉपर इंसेंटिव यू कैन से कि या प्रॉपर उनकी जो पहचान है उनके काम के लिए नहीं मिल पाती। नेक्स्ट, लैक ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, क्योंकि जब गवर्नमेंट में ओपनली इतनी करप्शन होती है तो पब्लिक का जो विश्वास है सरकार से वो उठ जाता है, तो वो सरकार का साथ देना या सरकार की जितने भी काम हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट लेने में पीछे हट जाते हैं, उनका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट इज अवर्जन फ्रॉम ज्वाइनिंग द पोस्ट लिंक टू करप्शन, ठीक है, जो भी ऑनेस्ट होंगे, डिलीजेंट होंगे, वो ऐसे काम में कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे, ऐसी पोस्ट में एंटर नहीं होना चाहेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो वो अपने आप को इन चीज़ों से पीछे रखते हैं, जिससे जो लार्जर जो इम्पैक्ट है वो पड़ता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। डिक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्लोबलाइज नेशन है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और फॉरेन कंपनीज भी ये देखती हैं कि जहाँ पर करप्शन मिनिमम हो, ताकि जो उनका काम है वो जल्दी से जल्दी आउटपुट दे, ठीक है, क्योंकि करप्शन होगा तो उतना ही टाइम लंबा लगेगा उनकी इन्वेस्टमेंट को फ्रूटफुल होने में। नेक्स्ट, डिले इन ग्रोथ एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट, दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड, तो दीज आर ऑल द इम्पैक्ट ऑफ करप्शन। इसके साथ ही आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि हमारे जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर हमारे कांस्टेबल का कोर्स लॉन्च हो गया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो जिनको भी उस कोर्स का फ़ायदा उठाना है वो लिंक में जाके वेबसाइट पे जाके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ पर मैथ्स के जो पंखिल सर के वीडियोज़ लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो गए हैं, तो आप वहाँ जाके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कम बैक टू द लेक्चर, दैट इज़ व्हाट आर द लीगल फ्रेमवर्क्स ऑफ करप्शन। तो सबसे पहला आता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो हमारे कानून में जो एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था है जो डील करती है करप्ट एक्टिविटीज के लिए, तो दैट इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इसी में अमेंडमेंट लाई गई थी 2018 में। अमेंडमेंट क्या होती है कि जब किसी कानून में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइप, क्योंकि हमेशा सोसाइटी चेंज हो रही है, नई नई तरह की एक्टिविटीज आ रही हैं, नई नई तरीके करप्शन के वेज ढूंढे जा रहे हैं, तो उनसे डील करने के लिए जो एग्जिस्टिंग कानून है उसमें कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है अमेंडमेंट। तो ये अमेंडमेंट लाई गई थी 2018 में, जिसमें ये कहा गया था कि जो ब्राइब दे रहा है और जो ब्राइब ले रहा है वो दोनों ही क्रिमिनलाइज्ड हैं, ठीक है। सिर्फ रिश्वत लेने वाला ही क्रिमिनल नहीं है, जो दे रहा है ही इज ऑल्सो इक्वली कल्प्रिट, ठीक है। तो दोनों को ही इस कैटेगरी में लाया गया था। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? जब ब्लैक मनी जो मनी अर्न की जाती है वाया इलीगल मीन्स, जो इलीगल ऑक्यूपेशंस है, इलीगल तरीके हैं मनी जनरेट करने के, उस तरह से जो मनी जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी। उसे जब मास्क किया जाता है और एक रेगुलराइज इकोनॉमी में एंटर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। कोई पर्सन अपनी मनी अर्न करता है आइदर थ्रू ट्रैफिकिंग, थ्रू ड्रग्स, उसे जब वो रेगुलर इकोनॉमी में एंटर करता है दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। और इस चीज को डील करने के लिए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। नेक्स्ट इज द कंपनीज एक्ट 2013। आपको ये एक्ट डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, आपसे से ज्यादा ये होगा कि इसका ईयर पूछा जा सकता है या ये किस रिलेशन में ये एक्ट बनाए गए थे वो पूछा जा सकता है। ज्यादा डेप्थ में आपको इसके जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द कंपनीज एक्ट। इट डील्स विद द करप्शन इन द कॉर्पोरेट ऑफिसेस और कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, जितने भी करप्ट एक्टिविटीज होती हैं, उनके रेगुलेशन के लिए बनाया गया था द कंपनीज एक्ट 2013। और देन कम्स द कि आईपीसी में कोई ऐसी सेक्शन है दैट डील्स विद द करप्शन, तो हम आईपीसी में है सेक्शन 165, ठीक है। तो आईपीसी दैट इज इंडियन पिनल कोड, हमारी क्रिमिनल जस्टिफिकेशन को जो पूरा डील करता है दैट इज इंडियन पिनल कोड। उसकी जो सेक्शन 165 है दैट डील्स विद द करप्ट एक्टिविटीज, ठीक है। तो आपको ये सेक्शन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज बिनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। बिनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब किसी की प्रॉपर्टी को इलीगल वे से अपना बताया जाता है, ठीक है। जब कोई इंसान दूसरे की प्रॉपर्टी जो उसने खरीदी नहीं है, जो उसकी है नहीं, जो उसका ओनर नहीं है, वो उसे इलीगल वे से अपना बताता है, दैट इज कॉल्ड बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। और इसी चीज की रेगुलेशन के लिए किया जाता है, इसी चीज की रेगुलेशन के लिए एक्ट बनाया गया था, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। नेक्स्ट कम्स द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो सबसे पहला है लोकपाल एंड लोकायुक्त। इसे बनाने के लिए अन्ना हजारे जी ने किया था अनशन दिल्ली में, ठीक है। तब जाके ये चीज
फाइनलाइज्ड हुई थी। तो लोकपाल और लोक आयुक्त क्या है, ये किन चीजों को रेगुलेट करते हैं, ये करते हैं जो गवर्नमेंट में इसके अंदर हर तरह के मिनिस्टर्स, लीडर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। लोकपाल एक्ट करता है एट द लेवल ऑफ सेंटर और लोक आयुक्त काम करता है एट द लेवल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अगर इस साइट पे जाके अगर किसी भी एक तरह से ओम्बुड्समैन का एक्ट करते हैं, अगर किसी ने भी करप्ट एक्टिविटी देखी है या कोई भी यू कैन से कंप्लेंट है लीडर के अगेंस्ट या मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो स्टेट में लोक आयुक्त के अंडर और सेंटर में लोकपाल के अंडर उनके अगेंस्ट कंप्लेंट की जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दैट इज इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। देखिए, दो तरह की बॉडीज होती है, वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, अदर इज स्टैट्यूटरी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका जो मेंशन है दैट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जब वो बना था उसमें उन बॉडीज का मेंशन किया गया था। जैसे एग्जांपल है हमारी फाइनेंशियल कमीशन जो हर 5 साल बाद बनती है। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या है, ये वो बॉडी है जो अपनी जो पावर है वो कहां से लेती है, दैट इज फ्रॉम द एक्ट। वो बनाई गई थी ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट। तो विजिलेंस कमीशन जो है ये इट कंट्रोल्स और रेगुलेट द करप्शन इन गवर्नमेंट सेक्टर, जो गवर्नमेंट के पब्लिक ऑफिसेज होते हैं वहां। और इट वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कौन सी कमेटी, संथानम कमेटी। ठीक है, एक कमेटी बनाई गई थी जिसने रेकमेंड किया था कि देयर इज अ नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमीशन जो पर्टिकुलरली इसी चीजों से डील करे। सो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप और इससे रिलेटेड जो एक्ट बनाया गया दैट वाज इन द 2003, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट, दैट इज इट इज अ स्टैट्यूटरी कमेटी, स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकंड, इट वाज मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी, एंड थर्ड, इट कम्स अंडर द एक्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। नेक्स्ट इज क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में एक अमेंडमेंट दैट इज किया गया था 1964 में, जिसमें ये जो पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है उसे इलैबोरेट किया गया था कि ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर इंक्लूडेड इन इट, और जो करप्शन की भी डेफिनेशन है उसे थोड़ा इलैबोरेट किया था ताकि हर तरह की जो एक्टिविटी है जो इसके अंदर उसको इंक्लूड किया जाए और उनके जो इन्वॉल्व है उन प्रैक्टिसेस में उन्हें अप्रोप्रिएट सजा यू कैन से दी जा सके। नेक्स्ट आती है रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड ARC। ARC क्या है, इट इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काउंसिल या काउंसिल कमेटी। ठीक है, सो इसका क्या काम है, ये गवर्नमेंट को रेकमेंड करते हैं कि वो कौन से स्टेप्स उठाएं जिससे जो है करप्शन को कम किया जा सके, उसे रेगुलेट किया जा सके। तो उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए थे जो कर सकते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेंथनिंग एंटी करप्शन मेजर, मतलब जो जो बॉडीज बनाई गई हैं जैसे लोकपाल बनाया गया, लोक आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रॉपर हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले। ऑटोनॉमी क्या होती है कि उनके कामों में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो मिनिमम हो। देखिए, जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा, जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो करप्शन को डील करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि करप्शन एक लेवल पर नहीं है, इट इज इंटरकनेक्टेड। ठीक है, टॉप से बॉटम तक ये आपस में जुड़ी हुई होती है। तो जितना गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होगा इन बॉडीज में, उतना इन चीजों को रेगुलेट करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब अपनी मर्जी से जो स्टेप्स उठाने के जो पावर है उसे मिनिमाइज किया जाए। एक पूरा सेट रिटन सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए, रिटन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंगली हर चीज होनी चाहिए। जितनी ज्यादा डिस्क्रिशन पावर, अपनी मर्जी से काम करने की पावर किसी किसी ऑफिस को मिल जाएगी तो करप्शन के चांसेस वहां ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट इज पुलिस रिफॉर्म, क्योंकि देखा गया कि पुलिस अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके या तो बिना वारंट के अरेस्ट कर लेते हैं या एविडेंसेस को नहीं यू कैन से कि दिखाते हैं, और क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है जो क्राइम को कंट्रोल करने का या क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का। तो प्रेजेंटली पुलिस रिफॉर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो लॉ एंड जस्टिस को मेंटेन करने का जो फर्स्ट स्टेप आता है दैट इज अंडर द पुलिस, तो वहां पे इस चीज को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, ताकि लोगों को जागरूक हो पाए लोग इस एक्टिविटी के अगेंस्ट, और वो अगर कहीं पे भी ये चीजें देख रहे हैं तो उसकी वो कंप्लेन करें। ठीक है, और वो खुद इन चीजों को अवॉइड करें। अगर उनसे मांगी जाती है ब्राइब तो वो मना करें और कंप्लेन करें। उसके लिए उनका जो जागरूक है, उनको अवेयरनेस होना कि कौन कौन से जो फ्रेमवर्क्स हैं अवेलेबल है, वो किस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं, क्या क्या प्रोटेक्शन उनको अवेलेबल है, इस सब की नॉलेज उन्हें होना जरूरी है, और वो होगी थ्रू द
पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, ठीक है, पार्लियामेंट के फंक्शन पर भी कंट्रोल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे रूलिंग पार्टी पे कंट्रोल रखती है ऑपोजिशन पार्टी बाय वेरियस मीन, जैसे क्वेश्चन और होते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके पॉलिसीज के अगेंस्ट, तो ये सब जो है ये चीज़ें भी कंट्रोल करती है, तभी तो वो डेमोक्रेसी को मेंटेन करती हैं, ठीक है, ताकि कोई भी अगर किसी के पास भी अनड्यू पावर हो जाएगी, एक लेवल के एक्सेस पावर होगी, तो करप्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज ई गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन। आज का जो एरा है दैट इज ऑफ ई गवर्नेंस। हम देख रहे हैं हमें कोई भी सर्विस लेनी है हम ऑनलाइन जाके ले सकते हैं, ठीक है, विद इन डेज हमें हमारी किसी भी तरह की फैसिलिटी कनेक्शन वो मिल जाते हैं। आपको कोई सर्टिफिकेट बनाना है आप वो बना सकते हैं। आप आजकल सारे फॉर्म्स भी ऑनलाइन सबमिट होते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे जो काम गवर्नमेंट के हैं वो डिजिटलाइज हो रहे हैं। अब डिजिटलाइज होने से क्या होता है कि हर चीज जो है वो चेक हो रही है, वो स्क्रूटनी के अंडर है, ठीक है, डिस्क्रिशन जो है वो बहुत मिनिमम हो गई है। इसलिए जो ई गवर्नेंस को कहा जाता है कि इट इज अ रूट टू रूट आउट करप्शन, ठीक है, कि ये वो रास्ता है जिससे हम करप्शन को है जड़ से मिटा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, हर चीज सामने है, ओपनली है। आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली जाके ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल में कंप्लेन कर सकते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके ग्रीवेंसेस का क्या आपका रिप्लाई आया है। पूरा प्रॉपर एक सेटअप बना दिया गया है जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो गई है और करप्शन कंट्रोल करने की जो शुरुआत है दैट इज बिगिन, ठीक। नेक्स्ट इज जो एमसीक्यू सबसे इंपॉर्टेंट जहां इस टॉपिक से बन सकता है दैट इज फ्रॉम द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। ये करंट अफेयर के अंडर भी आता है, ठीक है। ये हर साल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो रिलीज करती है एवरी ईयर दैट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक। ये कितनी कंट्रीज का रैंक करती है? इट रैंक्स अबाउट 180 कंट्रीज, ठीक है। इस इंडेक्स का जितना भी कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उसके बियॉन्ड आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है, दैट इज रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, फाइन। नेक्स्ट कितनी कंट्रीज को रैंक किया जाता है? दैट इज 180 कंट्रीज। अब स्कोर क्या है? दैट इज फ्रॉम 0 to 100। 0 का मतलब है हाईली करप्ट, और जैसे जैसे स्कोर इंक्रीज होगा दैट इज द कंट्री इज बिकमिंग क्लीन, फाइन। अब आपको ध्यान रखना है व्हाट आर द टॉप 3 रैंक होल्डर। तो क्या क्या है वो? डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड, DFN, ठीक। ये जो तीनों हैं दैट इज द टॉप रैंक होल्डर। और डेनमार्क जो है पिछले 6 सालों से टॉप रैंक पर ही है इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी कि इनकी कंट्रीज में मिनिमम करप्शन है या फिर नेग्लिजिबल है, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज हमारे इंडिया का, यस, ओके, फर्स्ट इज बॉटम स्पॉट्स। तो बॉटम स्पॉट्स पे कौन सी है वर्ल्ड की कंट्रीज? दैट इज सोमालिया, वेनेजुला, सीरिया एंड साउथ सूडान। तो ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है जहां पे आर्म कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा रहता है, वॉर के सिनेरियोज बहुत बने रहते हैं, वहां पे वो जो कंट्रीज है वो है बॉटम रैंक होल्डर्स, ठीक है। व्हाट आर दिस? सोमालिया, वेनेजुला, साउथ सूडान एंड सीरिया। नाउ कम्स टुवर्ड्स द इंडिया रैंक, कि इंडिया का रैंक 2023 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या रहा है। तो इंडियाज रैंक इज 93। क्या रहा है? 93। साथ ही आपको याद रखना है 2022 का भी, क्योंकि कभी कभी JKSSB एक साल पहले का भी रैंक पूछ लेती है, एंड दैट इज द 85। 2023 में रैंक था इंडिया का 93 एंड 2022 में था 85, ठीक है। तो वी आर मूव, हमारी थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, फाइन, ओके। नेक्स्ट इज पाकिस्तान का रैंक रहा है 133 एंड श्रीलंका का 115। ये भी आप थोड़ा माइंड में रख ले, मे बी नेबरिंग कंट्रीज का पूछ ले, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडिया का रैंक एंड द टॉप रैंक होल्डर्स, फाइन। और चाइना का रैंक रहा है 76, फाइन। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आपको क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट कि ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, द ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो रैंक करती है 180 कंट्रीज को। टॉप रैंक होल्डर इज डेनमार्क, न्यूजीलैंड एंड फिनलैंड। बॉटम रैंक होल्डर्स आर सोमालिया, सीरिया, वेनेजुला। इंडिया का रैंक जो 2023 में रहा है दैट इज 93 एंड 2022 में इट वाज 85।
एंड पाकिस्तान का रहा 133 एंड श्रीलंका का रहा 115। सो दैट्स इट फॉर द टॉपिक करप्शन। इसके साथ हमारा करप्शन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपसे काफ़ी बच्चे एमसीक्यू सीरीज के बारे में मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, तो जैसे ही हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होगी मैं आपके लिए लेके आऊंगी टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज। हम हर टॉपिक को उठाएंगे और उससे जितने पॉसिबल एमसीक्यूज हो पाएंगे उतने हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और मैं आपके लिए लेक्चर्स लाती रहूंगी। ओके, तो कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।